Dear students, today we will start fourth chapter of our Flamingo book, which is The Rat Trap. This chapter has been written by Selma Lagerlöf, who was a Swedish writer. सेल्मा लेगरलोफ एक स्वेडिश राइटर थी. उनकी स्टोरीज़ को कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है. A universal theme runs through all of them. A belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. उनकी सभी स्टोरीज़ में एक यूनिवर्सल थीम है जिसके अकॉर्डिंग किसी भी इंसान की छुपी हुई अच्छाइयों को देखा जा सकता है, उभारा जा सकता है यदि उसको समझा जाए और उससे प्यार से पेश आया जाए. नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. द रैट ट्रैप. रैट ट्रैप क्या होता है? एक चूहेदान को रैट ट्रैप बोलते हैं जिसको चूहा पकड़ने के लिए लगाया जाता है. दैट इज़ अ रैट ट्रैप. Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of fire. एक बार की बात है, एक आदमी था जो कि इधर उधर सड़कों पे घूम घूम के छोटे छोटे चूहेदान बेचा करता था जो तार से बने होते थे. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. वो उन चूहेदानों को खुद ही बनाया करता था. चूहेदान बनाने के लिए मटेरियल वो या तो भीख मांग के इकट्ठा करता था, स्टोर्स पे, बड़ी बड़ी दुकानों पे मांग के इकट्ठा करता था, या फिर कहीं बड़े बड़े फार्म से वो लेकर आता था. बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, सो ही हैड टू रिजोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. इतना करने के बाद भी उसका बिज़नेस कोई ख़ास प्रॉफिटेबल नहीं था. उसके बिज़नेस में कोई ख़ास प्रॉफिट उसको नहीं होता था. इसीलिए उसको अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए बैगिंग और छोटी छोटी चोरियों पे डिपेंड होना पड़ता था. या तो वो भीख मांग के काम चलाया करता था या फिर छोटी छोटी चोरियां किया करता था टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, ताकि वो जीवित रह सके, अपनी बॉडी को और अपनी सोल यानी आत्मा को एक साथ रख सके, जीवित रह सके. इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स. उसके क्लोथ्स जो होते थे वो भी रैग्स होते थे, मतलब बहुत ख़राब हालत में होते थे, फटे पुराने गंदे होते थे उसके क्लोथ्स. हिज चीक्स वर संकन. उसके जो चीक्स थे, उसके जो गाल थे वो अंदर धंस गए थे. एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज़. और भूख जो थी वो उसकी आंखों में दिखती थी. नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड हु प्लोट्स अलोंग द रोड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस. कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता है कि किसी वैगाबॉन्ड के लिए, कोई वैगाबॉन्ड जो सड़कों पे इधर उधर घूमता रहता है अपने ही ख्यालों में खोए हुए, उसके लिए लाइफ कितनी ज़्यादा सैड और कितनी बोरिंग हो सकती है. यहाँ पर ये वैगाबॉन्ड वर्ड उस रैट ट्रैप सेलर के लिए यूज़ किया गया है. वैगाबॉन्ड का मतलब होता है आवारा. वो रैट ट्रैप सेलर भी किसी आवारा आदमी की तरह सड़कों पे घूमता रहता था चूहेदान बेचने के लिए, इसीलिए उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है. बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इन टू अ लाइन ऑफ थॉट विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग. लेकिन एक दिन इस आदमी के मन में एक ख्याल आया जो उसको बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगा, काफ़ी मनोरंजक लगा. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. वो नेचुरली हमेशा की तरह अपने रैट ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था, रैट ट्रैप्स की ही ख्यालों में खोया हुआ था कि उसको एक आइडिया आता है, उसके माइंड में एक थॉट आता है पूरी वर्ल्ड को लेकर. वो क्या सोचता है कि ये पूरी वर्ल्ड किसी रैट ट्रैप से कम नहीं है. इस पूरी वर्ल्ड में जितने भी लैंड हैं, जितनी भी सीज़ हैं, जितनी सिटीज़ हैं, जितने विलेजेस हैं, वो सब कुछ नहीं है, केवल एक बड़ा सा रैट ट्रैप है. जैसे छोटे छोटे रैट ट्रैप्स होते हैं चूहों को पकड़ने के लिए, वैसे ही ये वर्ल्ड भी किसी चूहेदान से कम नहीं है. इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज़ दैन टू सेट बेट्स फॉर पीपल. इसका कोई और पर्पज़ नहीं है, इस पूरी वर्ल्ड का कोई और पर्पज़ नहीं है, केवल लोगों के लिए बेट्स सेट करना. बेट्स क्या होता है? चूहेदान में चूहों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ खाने की चीज़ लगाई जाती है ताकि चूहे उससे अट्रैक्ट होकर चूहेदान में आए और उसी में फंस जाएं. तो यहाँ पर वो वैगाबॉन्ड, वो रेड ट्रैप सेलर सोचता है कि इस वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें लोगों को ऑफ़र होती हैं वो किसी बेट से कम नहीं है. जो उस ऑफरिंग से अट्रैक्ट हो जाता है वो इस रेड ट्रैप रूपी वर्ल्ड में, इस रेड ट्रैप लाइक वर्ल्ड में फंस जाता है. इट ऑफर्ड riches and joys, shelter and food, heat and clothing,
Exactly as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. ये वर्ल्ड लोगों को ऑफ़र करती है रिचेस एंड जॉयज़, पैसा, जॉयज़ यानी कि खुशी, शेल्टर एंड फूड, काफ़ी सारी कंफर्टेबल चीज़ें, काफ़ी सारे कंफर्ट्स ये वर्ल्ड लोगों को ऑफ़र करती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कोई रैट ट्रैप में किसी चूहे को चीज़ या पोर्क मांस का टुकड़ा लगाया जाता है किसी चूहे को अट्रैक्ट करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही ये वर्ल्ड भी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी सारी कंफर्टेबल चीज़ें, पैसा और हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें ऑफ़र करती है ताकि लोग उसमें फंस जाएं। और कोई भी इंसान जब इन चीज़ों से अट्रैक्ट होके इन चीज़ों के नज़दीक जाने की कोशिश करता है तो ये रैट ट्रैप उस पर बंद हो जाता है और वहीं सब ख़त्म हो जाता है, यानी कि वो इस रैट ट्रैप जैसे वर्ल्ड में फंस जाता है। जैसे ही वो इस वर्ल्ड की ऑफरिंग से अट्रैक्ट होके आगे बढ़ता है तो वो इस रैट ट्रैप जैसे वर्ल्ड में फंस जाता है। The world had of course never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. ये जो पूरी वर्ल्ड है ये कभी भी उसके लिए काइंड नहीं रही थी, हमेशा से उसके लिए बहुत क्रूल रही थी, बहुत निर्दयी रही थी। तो इसीलिए उसको इस वर्ल्ड के बारे में बुरा सोचने पर एक बहुत ही अजीब सी खुशी मिलती है, एक बहुत ही अनयूजुअल सी खुशी मिलती है। It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bait. ये उसका फेवरेट पास टाइम बन गया था। कभी भी वो जब रैट ट्रैप बेचने के लिए सड़कों पर घूम रहा होता तो वो उन लोगों के बारे में सोचा करता था जिनको वो जानता था, और उसने देखा था कि कैसे उन लोगों ने अपने आप को इस रैट ट्रैप जैसे वर्ल्ड के लालच में आके फंसा लिया है, और उन लोगों के बारे में भी सोचता था जो अभी तक लालच के आसपास इधर उधर घूम रहे हैं, जो अपने बेट के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं इस रैट ट्रैप जैसे वर्ल्ड में फंसने के लिए। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. एक अंधेरी शाम थी, जैसे कि वो रोड के साइड में चला जा रहा था, उसकी नज़र पड़ी एक छोटे से ग्रे कॉटेज पर जो कि रोड के साइड में था। उसने दरवाज़ा खटखटाया ये पूछने के लिए कि क्या उसको एक रात के लिए शेल्टर मिल सकता है, क्या उसको उस कॉटेज में एक रात गुजारने के लिए जगह मिल सकती है। नोर वॉज ही रिफ्यूज्ड, उसको मना नहीं किया गया। जो आदमी उस कॉटेज में था उसने उसको मना नहीं किया। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरीली मेट हिम, द ओनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ or child was happy to get someone to talk to in his loneliness. Instead of the sore faces, उसने अभी तक जितने भी लोगों से वो मिला था पूरे वर्ल्ड में लोगों ने उससे बहुत ज़्यादा क्रूल बिहेव किया था, बिल्कुल भी काइंड नहीं थे लोग उसके लिए। हमेशा ही उसको एंग्री फेसेस, रूड फेसेस का सामना करना पड़ा था। किसी ने भी कभी उसको खुश होकर वेलकम नहीं किया था, हमेशा उसको लोगों की रूडनेस ही मिली थी। उसके बदले उसके बिल्कुल अपोजिट इस घर का ओनर, इस कॉटेज का ओनर जो कि एक बूढ़ा आदमी था, उसके वाइफ और बच्चे नहीं थे, वो बिल्कुल अकेला रहता था। इसीलिए वो उस रेड ट्रैप सेलर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि फाइनली उसको कोई मिल गया है जिससे वो बातें कर सके, जिससे वो अपना अकेलापन दूर कर सके। इमीडिएटली ही पुट द पोरेज पोट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर। तुरंत ही उसने पोरेज पोट, दलिए का बर्तन गैस पर रखा और अपने मेहमान को सपर दिया, डिनर परोसा। When he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own, फिर उसने अपने टोबैको रोल से इतना बड़ा पीस कट किया जो कि उसके और स्ट्रेंजर के पाइप के लिए इनफ रहता, उसके और स्ट्रेंजर के हुक्के के लिए इनफ रहता, इतना बड़ा टोबैको का पीस उसने कट किया। Finally he got out an old pack of cards and played jollies with his guest until bedtime. और उसके बाद उसने अपना पुराना ताश का पैक निकाला और अपने मेहमान के साथ जोलिस गेम खेला। जोलिस स्वीडन का एक कार्ड गेम है। अपने गेस्ट के साथ जोलिस खेला सोने के टाइम तक। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पोरेज एंड टोबैको। ओल्ड मैन स्ट्रेंजर के प्रति बहुत जेनरस था, बहुत काइंड था, दयालु था,
जितने प्यार से, जितने कंफर्ट के साथ उसने स्ट्रेंजर को खाना और टबैको दिया था, उतने ही विश्वास के साथ उसने अपने गेस्ट के साथ अपने सीक्रेट शेयर किए। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी हिज होस्ट had been a crofter at Ramso Iron Works and had worked on the land. ओल्ड मैन ने अपने गेस्ट को बताया कि वो पहले रामसो आयरन वर्क्स में काम कर चुका है। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। अब जब कि वो बूढ़ा हो चुका है और बहुत ज़्यादा मेहनत मजदूरी नहीं कर पाता है, ऐसे में एक उसकी काउ ही है जो उसको सपोर्ट करती है उसका लिवलीहुड अर्न करने में। येस, दैट बोसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उसने बताया अपने गेस्ट को कि उसकी जो काउ थी वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। यहाँ पर बोसी वर्ड काउ के लिए यूज़ किया गया है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे। वो क्रीमरी के लिए, डेयरी के लिए हर दिन दूध देती थी। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट। और पिछले ही महीने उसको पेमेंट में 30 क्रोनर प्राप्त हुए हैं। क्रोनर स्वीडन की करेंसी है। उसने अपने स्ट्रेंजर को ये सीक्रेट भी बता दिया कि पिछले महीने उसने 30 क्रोनर की कमाई की थी। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस। स्ट्रेंजर ने अपने फेस पे बिल्कुल ऐसा एक्सप्रेशन लाया मानो उसको यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये बूढ़ा आदमी 30 क्रोनर कमा सकता है। For the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. क्योंकि गेस्ट को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था, इसलिए वो बूढ़ा आदमी उठा और विंडो तक गया। उसने विंडो के पास में खूंटी पे टंगा हुआ एक लेदर का पाउच उतारा और उस पाउच में से उसने 3 रिंकल्ड हुए हुए, मतलब ख़राब हुए, क्रम्पल हुए हुए 10 क्रोनर के नोट्स निकाले। 10 क्रोनर के 3 नोट्स थे, यानी कि 30 क्रोनर के नोट्स उसने निकाले और स्ट्रेंजर को दिखाए। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, नोडिंग नोइंगली, एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच। उसने गर्दन हिलाकर स्ट्रेंजर को इशारा किया नोट दिखाने का, और नोट दिखाकर उसने नोटों को वापस उसी पाउच में ठूस दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट अप इन गुड सीजन। अगले दिन दोनों ही आदमी, ओल्ड मैन और उसका गेस्ट, दोनों ही जल्दी जाग गए। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ। क्रॉफ्टर जो था, जो ओल्ड मैन था, वो अपनी काउ का दूध निकालने के लिए काफ़ी जल्दबाजी में था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप। और जो दूसरा आदमी था, जो उसका गेस्ट बना हुआ था, वो रेड ट्रैप सेलर, उसने शायद सोचा होगा कि उसको देर तक बेड में नहीं लेटा रहना चाहिए जबकि घर का मालिक उठ चुका हो। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। उन दोनों ने कॉटेज सेम टाइम पे छोड़ा। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। क्रॉफ्टर ने, ओल्ड मैन ने डोर को लॉक किया और चाबी अपनी पॉकेट में रख ली। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे। रेड ट्रैप वाले आदमी ने, रेड ट्रैप बेचने वाले आदमी ने गुड बाय कहा ओल्ड मैन को, थैंक यू बोला, और फिर वहीं से दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। लेकिन आधे घंटे बाद वो रेड ट्रैप पेडलर, रेड ट्रैप बेचने वाला आदमी, दोबारा से दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर। हालांकि उसने अंदर घुसने की कोशिश नहीं की। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, स्मैश्ड अ पेन, स्टक इन हिज हैंड एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनर। वो केवल विंडो तक गया, उसने विंडो का एक शीशा तोड़ा, अपना हाथ अंदर डाला और वो पाउच निकाला जिसमें ओल्ड मैन के 30 क्रोनर रखे हुए थे। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट। उसने पाउच में से पैसे लिए और अपनी खुद की पॉकेट में रख लिए। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। और फिर उसने बहुत ध्यान से उस लेदर पाउच को वापस उसी की जगह पर टांग दिया और वहाँ से चला गया। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जैसे कि वो पैसों को अपने जेब में रख के चला जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था, काफ़ी खुश हो रहा था वो अपनी स्मार्टनेस पे, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझ रहा था। He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. उसको रियलाइज़ हुआ कि पैसे चुराने के बाद उसको पब्लिक हाईवे नहीं लेना चाहिए, इसीलिए उसने रास्ता बदल दिया और जंगल की तरफ चला गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी। पहले कुछ घंटे उसको कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई, कोई मुश्किल नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स।
और उस दिन थोड़ी देर के बाद ही उसके लिए हालत ख़राब होने लगी, सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि वो जो फॉरेस्ट जिसमें वो घुस गया था वो बहुत बड़ा था और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था, which he had gotten into. He tried to be sure to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. वो बहुत कोशिश करता कि एक ही डायरेक्शन में चले, लेकिन बार बार रास्ते इधर उधर घूम जाते और वो कंफ्यूज हो जाता। He walked and walked without coming to the end of the wood. वो चलता गया लेकिन उसको जंगल का एंड कहीं भी नहीं मिला। वो बार बार घूम फिर के उसी जंगल में फंस जाता था। And finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. और फाइनली उसको रियलाइज़ हुआ कि वो उसी जंगल में बार बार चक्कर काटे जा रहा है। All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. बिना किसी देरी के उसके माइंड में उसी के थॉट्स वापस आए दोबारा, जो वो सोचा करता था वर्ल्ड के और रैट ट्रैप के बारे में। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम। अब उसकी खुद की बारी आ चुकी थी मूर्ख बनने की। जैसा कि वो दूसरे लोगों के बारे में सोचा करता था कि वो दुनिया के कंफर्ट में फंसकर अपने आप को दुनिया के रैट ट्रैप में फंसा लेते हैं, अब उसकी खुद की बारी थी मूर्ख बनने की उसी तरह से। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट एंड हैड बीन कोड। उसने अपने आप को बेवकूफ़ बनने दिया था एक बेट से अट्रैक्ट होके। वो बेट थी वो 30 क्रोनर। ओल्ड मैन के 30 क्रोनर ने उसके लिए बेट जैसा काम किया और वो उस बेट से अट्रैक्ट होके खुद भी अब फंस चुका था। ये बात उसको रियलाइज़ हो चुकी थी। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट्स thickets एंड फॉलन logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. पूरा का पूरा जंगल, उसके सारे तने, सारे पेड़, सब कुछ उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि एक प्रिजन हो, एक जेल हो, एक इम्पेनेट्रेबल प्रिजन, ऐसा जेल जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको तोड़ के बाहर ना निकला जा सके, एक ऐसा जेल उसको वो जंगल लग रहा था। That's it for now. We will continue the chapter in our next video. Till then, study the taught part of the chapter properly.